हेलो फ्रेंड्स, रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट जो कि हमारे जेबी का चौथा पेपर है, उसी का यूनिट 8 जो कि उसका मॉड्यूल बी है, उसे आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चैप्टर का नाम हमारा इंपॉर्टेंट रिटेल लाइबिलिटी प्रोडक्ट्स। तो कौन कौन से रिटेल लाइबिलिटी प्रोडक्ट्स है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। बहुत डिटेल में चैप्टर दिया हुआ है। यहाँ से देखते हैं। इंट्रोडक्शन टू रिटेल बैंकिंग। रिटेल बैंकिंग क्या चीज़ है उसके बारे में बात करेंगे। अगर आप सिंपल लैंग्वेज में बोलना चाहें तो रिटेल बैंकिंग को आप कंज्यूमर बैंकिंग बोल सकते हैं। कंज्यूमर बैंकिंग का मतलब हुआ कि जो बैंकिंग सर्विसेज है वो रिटेल कस्टमर्स को देना या फिर स्मॉल एंटरप्राइजेस को देना। ठीक है, तो रिटेल बैंकिंग एक ऐसा होता है कॉर्पोरेट, जिसमें बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को बैंकिंग सर्विसेज अवेलेबल कराई जाती है। रिटेल में क्या है, कस्टमर्स इंडिविजुअल। तो इंडिविजुअल के लिए और जो स्मॉल एंटरप्राइज है उनको अगर बैंकिंग की सर्विसेज हम देते हैं तो उसको हम बोलते हैं रिटेल बैंकिंग। और तो इसमें हर तरीके की बैंकिंग सर्विसेज आ जाएगी, जैसे आप उनका सेविंग बैंक अकाउंट ओपन कर रहे हैं, ठीक है, या उनको लोन दे रहे हैं, और ऑनलाइन बैंकिंग की जो भी आप उनको सुविधा दे रहे हैं, ये सारा आपका रिटेल बैंकिंग में आ जाएगा। यानी रिटेल बैंकिंग को आप शॉर्ट टर्म में ऐसा भी बोल सकते हैं अदर वर्ड्स में कि जो रिटेल बैंकिंग है ये रिटेल कस्टमर्स के रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। तो इसमें कई सारी सर्विसेज हम कस्टमर्स को देते हैं, जैसे कि उनको डेबिट कार्ड चाहिए, क्रेडिट कार्ड की सुविधा, ऑनलाइन वो विड्रॉ कर सकते हैं, डिपॉजिट कर सकते हैं अपने अकाउंट में, किसी टाइप का लोन चाहिए, या और भी कई सारे बेनिफिट्स रिटेल बैंकिंग के थ्रू हम अपने रिटेल कस्टमर्स को देते हैं। और कि यहाँ पे हो गया। और इसके अलावा जो है रिटेल बैंकिंग में ये भी होता है कि जो असेट्स और लाइबिलिटीज है बैलेंस शीट की, वो इम्पैक्ट करता है। रिटेल बैंकिंग जो है काफी ब्रॉड है और इसमें जो है इंडिविजुअल कस्टमर्स की असेट्स और लाइबिलिटी भी आ जाती है। तो असेट्स में क्या आ जाएगा, लाइबिलिटीज में क्या आ जाएगा, तो जितने भी एफडी आरडी और जो करंट डिपॉजिट है वो हमारा लाइबिलिटी में हो जाएगा। क्यों उसको लाइबिलिटी बोला जाता है, क्यों, क्योंकि बैंकों को उस पर इंटरेस्ट रेट क्या करना पड़ता है, पे करना पड़ता है। ठीक है। और जितने भी टाइप के लोन है, जैसे मॉर्गेज लोन है, पर्सनल हाउसिंग, ऑटो या एजुकेशन लोन, तो उसको असेट बोला जाता है। क्यों उसको असेट बोला जाता है, क्योंकि उसके थ्रू बैंक इंटरेस्ट की अपनी अर्निंग करता है। तो असेट्स यानी कोई चीज हमारी है या जो चीज हमें प्रॉफिट अर्न करके दे उसको हम असेट्स बोलते हैं, तो वो हमारे लिए असेट्स है। मान लीजिए आपने घर लिया और उसको आपने रेंट पे चढ़ाया, तो हर महीने आपको उस घर से 15,000 20,000 कुछ रेंट आ रहा है, तो वो घर आपके लिए असेट है। बदले में आप खुद किराए पे रह रहे हैं और हर महीने आप 20,000 रेंट पे कर रहे हैं, तो वो किराए का घर आपके लिए लाइबिलिटी है। ठीक है, तो लाइबिलिटी जिस चीज से हमारा लॉस हो, असेट्स जिस चीज से हमारा फायदा हो। बट अगर हम लॉस की टर्म की बात करें, अगर मान लीजिए बैंकों की लाइबिलिटी नहीं होती, वो किसी भी टाइप का डिपॉजिट नहीं लेता, तो वो अपने असेट्स का पैसा कहाँ से लाता, जब तक वो एफडी आरडी या फिर कहीं और के थ्रू, किसी और सोर्स के थ्रू अगर वो डिपॉजिट नहीं लेगा, तो उसके पास पैसा अवेलेबल नहीं होगा ताकि वो लोन दे सके। तो इसलिए बैंकों के लिए लाइबिलिटीज भी जरूरत है और असेट भी जरूरत है, और बैलेंस वे में ये एक तरह से काम करना चाहिए। अब इंट्रोडक्शन टू रिटेल बैंकिंग, फिर से वो इंट्रोडक्शन के बारे में बात की, तो रिटेल बैंकिंग में क्या हो रहा है कि जो है बैंक एक तरह से इंटरमीडिएशन का काम करता है। इंटरमीडिएशन मतलब जिन कस्टमर्स के पास एक्स्ट्रा पैसा है तो वो डिपॉजिट करेगा, और जिसके पास पैसा कम है तो बैंक से लोन लेगा। तो बैंक उनके बीच में एक तरह से दोनों को जोड़ने का काम करता है। कैसे? दे एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक, जनता से वो पैसे लेगा, और बाकी की कोई एंटरप्राइज है, कोई और जिनको पैसे की जरूरत है, जो प्रोडक्टिव एक्टिविटी में उस पैसे को इस्तेमाल करेंगे, तो वहां पे उनको लोन देगा। और तो जो भी लोन या फिर जो भी बैंक एडवांस दे रहा है, तो उसमें बैंक इंटरेस्ट रेट जो है चार्ज करता है। और इसमें बोला भी कि बैंक डोंट हैव देयर ओन मनी एंड दे लैंड में, तो वो बैंक के पास खुद पैसा नहीं, वो जनता का पैसा लेके फिर बाकी जो जनता जिनको पैसे की जरूरत है उनको वो देंगे। और जो भी जनता बैंकों में पैसा डिपॉजिट करती है, तो उसमें बैंक क्या करता है, उसको इंटरेस्ट पे करता है। और जो बैंक से लोन लेगा तो बैंक उससे क्या करेगा, इंटरेस्ट चार्ज करेगा। तो जो उसका डिफरेंस है वही बैंक का प्रॉफिट इसमें होता है। तो ये तो बेसिक चीजें, इसमें आपका एग्जाम में क्वेश्चन तो नहीं आ सकता, क्योंकि जो लाइबिलिटी है तो उसमें बैंक इंटरेस्ट पे करता है, और जितने भी असेट्स हैं उनमें बैंक अपना इंटरेस्ट अर्न करता है। ठीक है, तो वो उसके लिए अर्निंग का जरिया है बैंकों के लिए। और इसमें क्या बोला है कि बैंक को सेफेस्ट इंस्टीट्यूशन माना जाता है। क्यों? क्योंकि जो जनता है वो विश्वास करती है बैंकों पे, और अपने घर पे पैसा रखने से ज्यादा जो है सेफ्टी वो बैंकों पे पैसा रखने को समझती है। और बैंक भी को भी जो बैंकों के लिए भी एक अच्छा तरीका है, क्योंकि जो डिपॉजिट है उसको बहुत सस्ते रेट पे मिल जाते हैं। ठीक है, तो बैंकों के पास जो है डिपॉजिट से आप बात कर लीजिए, करंट अकाउंट पे तो बैंक कुछ भी नहीं पे करता, ठीक है, जीरो। और बात करते हैं सेविंग बैंक, तो उस पर 3% 4%, बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट बैंक पे करता है। अगर आप लोन की बात कर लीजिए, तो मिनिमम लोन जो आपका शुरू होता है 7% 8%। ठीक है, हाउसिंग लोन 7%, और 7.5 के आसपास गोल्ड लोन का इंटरेस्ट, फिर 8%। तो मतलब लोन पे बैंक अच्छा खासा इंटरेस्ट रेट कस्टमर से चार्ज करता है। तो अगर हम बैंकों के रिटेल लायबिलिटी प्रोडक्ट की बात करें, तो कौन कौन से लायबिलिटी प्रोडक्ट बैंकों के पास है, तो बैंक क्या करता है, डिपॉजिट को लेता है, तो वो सारे बैंकों के लिए लायबिलिटीज हो गई। कौन कौन से डिपॉजिट को बैंक लेता है, पहला हो गया आपका डिमांड डिपॉजिट, दूसरा हो गया टर्म, और तीसरा हो गया रिकरिंग डिपॉजिट। इसके बारे में आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, वही सब यहाँ पे दिया हुआ है। डिमांड डिपॉजिट का मतलब क्या हुआ, जैसे ही कस्टमर डिमांड करेगा हमें पैसा देना पड़ेगा। एग्जाम्पल, एटीएम में हो गया, उसका मन किया, उसको पैसे चाहिए, अभी कहीं घूमने जाना है तो उसको पैसे चाहिए, वो एटीएम से आके विड्रॉ कर सकते, तो डिमांड है। ठीक है, टर्म डिपॉजिट फिक्स टेन्योर होगा, जैसे एफडी होता है।
फिक्स टेन्योर है, तो 7 डेज से लेकर 10 ईयर्स तक का ये टेन्योर उसका होगा। तो आ जाएगा हमारा टर्म डिपॉजिट, मतलब एक टेन्योर होगा, जब वो खत्म होगा उसके बाद ही आप उस पैसे को ले सकते हैं। अगर पहले जरूरत पड़ेगी तो प्री मैच्योर भी अलावा, प्री मैच्योर विड्रॉ कर सकते हैं, पर आपको जो इंटरेस्ट जितना मिलना चाहिए उससे कम आपको मिलेगा, बैंक उसमें आपसे पेनल्टी भी चार्ज करता है। रिकरिंग डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट किसके लिए अच्छा है? एक बार में ज्यादा पैसे तो आप एफडी कर सकते हैं उसकी, पैसा थोड़ा थोड़ा है, हर महीने अपनी सैलरी से थोड़ा थोड़ा पैसा बचा के आरडी अपनी ओपन कर सकते हैं। आरडी में क्या, मान लीजिए महीने का 20,000 जमा कर रहे हैं, तो हर महीने आपके अकाउंट से थोड़ा थोड़ा पैसा जमा होता है, और वो आपके आरडी जो अकाउंट है उसमें ट्रांसफर होता है, और उसमें आपको इंटरेस्ट जो है मिलता है। इसमें तो इंटरेस्ट रेट बहुत कम है। सेविंग बैंक का आप जानते हैं 3%, 4%, एफडी में आपको अच्छा खासा मिल जाएगा 6%, 7%। अभी की बात करें तो कुछ बैंकों में 7% ऐसा भी इंटरेस्ट रेट है। और जो स्टाफ है, स्टाफ अगर आप एफडी करा रहे हैं तो स्टाफ को तो 1% का एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है, अगर जनता का 6% होगा तो स्टाफ को 7% ऐसे मिलेगा। आरडी में जो इंटरेस्ट रेट है वो एफडी से तो कम रहेगा, पर जो नॉर्मल डिपॉजिट है उससे ज्यादा इसमें रहता है। तो 3 तरह के डिपॉजिट है। अब जो मैंने आपको शॉर्ट में बताया उसका बहुत डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है, डिमांड डिपॉजिट। तो डिमांड डिपॉजिट क्या है? डिमांड डिपॉजिट मतलब बैंक इंटरमीडिएटरी है, और वो जो है डिमांड डिपॉजिट पब्लिक से लेते हैं। इसका मतलब जो जनता है कभी भी इस डिपॉजिट को जो है विड्रॉ कर सकती है, वो हो गया उसका डिमांड डिपॉजिट। दे आर रिपेबल ऑन डिमांड, रिपेबल मतलब जब भी कस्टमर डिमांड करेगा उसको पैसा देना पड़ेगा। अगर वो चेक लेके आया, बोला मुझे पैसा विड्रॉ करना है, तो आसानी से अपने सेविंग बैंक से कर सकता है। या करंट अकाउंट उसका है और उसको करंट अकाउंट से पैसे को विड्रॉ करना है, वो भी आसानी से कर सकता है, मतलब उसको कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, वो जनता का, कस्टमर का पैसा है, उसके पास जब रिक्वायरमेंट होगी वो उस पैसे को विड्रॉ कर सकता है, तो उसको बोला जाता है डिमांड डिपॉजिट। और जैसे मान लीजिए विड्रॉल वो किसी भी तरह से कर सकता है, या तो फिर विड्रॉल चालान होगा, स्लिप होगी, उसके थ्रू कर सकता है, या फिर एटीएम जाके भी जो अपना पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। चेक भी एक पेमेंट का मोड है, तो चेक देके भी जो है बैंक अपना कैश जो है विड्रॉ कर सकता है। और अगर हम लिक्विडिटी टर्म की बात करें तो डिमांड डिपॉजिट का अगर बात करें तो सेविंग बैंक में तो बहुत कम इंटरेस्ट बैंक पे करता है, 3%, 4%। और करंट अकाउंट की अगर हम बात करें तो उसमें कुछ भी इंटरेस्ट नहीं पे करता। ठीक है, सेविंग बैंक में तो आपको 3 से 4% से मिल जाएगा इंटरेस्ट, लेकिन करंट अकाउंट में आपको कुछ भी इंटरेस्ट रेट नहीं बैंक पे करता। तो बैंकों के लिए क्या फायदा है कि एक तरीके का लो डिपॉजिट है, मतलब बैंकों के लिए सस्ते में डिपॉजिट मिल जाता है अगर बैंकों का कासा डिपॉजिट बढ़ता है। कासा क्या हो गया? करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट। तो इसलिए बोलते हैं ना, कासा डिपॉजिट बढ़ाने के लिए आपके टारगेट भी रहते होंगे कि कासा डिपॉजिट को बढ़ाओ, तो उसका रीजन वही है, क्योंकि इसमें बैंकों का खर्चा बहुत ही कम हो रहा है, और इस पैसे को लोन देके बैंक अच्छा खासा इंटरेस्ट की फॉर्म में अपनी अर्निंग कर सकते हैं। और तो बैंकों का जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन बचेगा, नेट इंटरेस्ट मार्जिन क्या होता है कि लायबिलिटी में जो हम इंटरेस्ट रेट पे कर रहे हैं और असेट पे जो इंटरेस्ट रेट हमें मिल रहा है, लायबिलिटी पे जो हम पे कर रहे हैं और असेट पे हम जो हम चार्ज कर रहे हैं कस्टमर से, तो उसका जो डिफरेंस है वो होता है नेट इंटरेस्ट मार्जिन। तो उसी के बारे में यहाँ पे बात की गई है। और डिमांड डिपॉजिट दो तरह से हो सकते हैं, एक होगा आपका करंट अकाउंट और एक होगा सेविंग अकाउंट, दोनों ही हमारे डिमांड डिपॉजिट है। डिमांड डिपॉजिट मतलब जब भी चाहे आप अपने सेविंग बैंक से पैसा विड्रॉ कर सकते हैं, तो आपका डिमांड डिपॉजिट। जैसे करंट अकाउंट है आपके पास, करंट अकाउंट ज्यादातर कौन, कंपनीज, प्रोप्राइटरशिप वो ओपन करते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें जो विड्रॉल है उस पर लिमिट होगा, ट्रांसफर और विड्रॉल पर इसमें कोई लिमिट नहीं है। तो बिजनेस पर्पज के लिए आप लोग करंट अकाउंट ओपन करते हो, और नॉर्मल आपकी हाउस होल्ड या इंडिविजुअल पर्पज के लिए आप अपना सेविंग बैंक अकाउंट ओपन करते हैं। तो भैया नीचे आपको करंट अकाउंट का डिटेल दिया हुआ है। अभी तक हमने थोड़ा सा क्या पढ़ा 2-3 पेज में, उसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। तो यहाँ पे हमने मेन देखा कि बैंकों के जो लायबिलिटी प्रोडक्ट है 3 है, डिमांड डिपॉजिट, टर्म डिपॉजिट, रिकरिंग। इससे पहले जो था उसमें कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, उसमें बस बात की थी कि रिटेल बैंकिंग क्या होता है। तो रिटेल या इंडिविजुअल कस्टमर को जो बैंकिंग की सर्विसेज देते हैं उसको बोला जाता है रिटेल बैंकिंग। और इसमें बैंकों के पास जो है असेट्स भी होता है, लायबिलिटीज भी होता है। मतलब जो रिटेल बैंकिंग का प्रोडक्ट है, बैंकों की बैलेंस शीट में वो असेट्स और लायबिलिटी दोनों जगह पे शो होता है। लायबिलिटीज जितने भी बैंकों का एफडी, आरडी, वो सब लायबिलिटी साइड में आ जाएगा। असेट्स बैंकों ने जितने भी लोन दिए, पर्सनल हाउसिंग, वो सब असेट साइड में आ जाएगा। ठीक है, फिर असेट्स और लायबिलिटी के बाद नीचे उन्होंने बात की कि जो बैंकिंग के प्रोडक्ट है वो 3 तरह से है हमारे रिटेल लायबिलिटी साइड की अगर हम बात करें तो। एक होगा डिमांड डिपॉजिट, मतलब जितने भी टाइप का बैंक डिपॉजिट लेगा वो हमेशा लायबिलिटी का ही काम करेगा। क्यों? क्योंकि उसमें बैंकों को इंटरेस्ट रेट क्या करना पड़ता है, पे करना पड़ता है। तो जहां पे भी इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ेगा, हमारा खर्चा होगा, तो हमारी लायबिलिटी होती है। तो 3 तरह से होते हैं, डिमांड डिपॉजिट, टर्म डिपॉजिट और रिकरिंग। डिमांड मतलब जब भी कस्टमर डिमांड करेगा हमें पे करना पड़ेगा। टर्म मतलब एक फिक्स टेन्योर है, जैसे 7 साल से 7 डेज से 10 ईयर्स तक आप ओपन करते हो, तो जब इसका टाइम खत्म होगा तभी आप इसको जो है विड्रॉ कर पाएंगे। रिकरिंग डिपॉजिट मतलब हर महीने 20,000 आप जमा कर रहे हैं अपनी सैलरी से, तो इस तरह से आपका रिकरिंग डिपॉजिट बनता है। इसको भी आप बीच में विड्रॉ नहीं कर सकते। और इसके बाद था आपका डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट में मेनली हमारा क्या था, सेविंग बैंक, करंट अकाउंट, वो सब। और सेविंग बैंक, करंट अकाउंट से पैसा कस्टमर कैसे विड्रॉ करता है, एटीएम के थ्रू। करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट कस्टमर एटीएम के थ्रू, या वो चेक लिख दे सकते हैं, या फिर चालान रहता है, विड्रॉल चालान। तो किसी के भी थ्रू कस्टमर जो है पैसा विड्रॉ कर सकता है। फिर वही लास्ट में लिखा है कि जो डिमांड डिपॉजिट है वो 2 तरह से, सेविंग बैंक, करंट अकाउंट। सेविंग बैंक इंडिविजुअल के लिए होता है, और करंट अकाउंट जो बिजनेस है उस पर्पज के लिए होता है। अभी आपको करंट अकाउंट उसका डिस्कशन दिया हुआ है, तो करंट अकाउंट के बारे में देखते हैं। इसका इंट्रोडक्शन है, करंट अकाउंट इज ओपन बाय बिजनेसमैन हु हैव हायर नंबर ऑफ रेगुलर ट्रांजेक्शंस।
तो सेविंग बैंक क्या इंडिविजुअल है, तो ज्यादा ट्रांजेक्शन नहीं होगी महीने में। आप मान लीजिए 10 मैक्सिमम, अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग ज्यादा कर रहे हैं तो 10 या 15 ऐसे मान लीजिए, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें करंट अकाउंट की, तो डेली इतनी ट्रांजेक्शन होगी, डेली 5 6 7 8 ऐसे बहुत सारे ट्रांजेक्शन होंगे। तो जब नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन बहुत ज्यादा होंगी तो डेफिनेटली आप बिजनेसमैन है, और उस केस में आपको करंट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। और इसमें क्या क्या सुविधाएं मिलेगी, आप डिपॉजिट कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं, ट्रांसफर, और भी आपको इसमें सुविधाएं मिल जाती है किसमें, करंट अकाउंट में। और इसमें भी वही है, करंट अकाउंट में जो पैसा आप कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं, कभी भी डिपॉजिट कर सकते हैं विदाउट गिविंग एनी नोटिस। तो आपको कुछ बताने का जरूरत नहीं, कभी भी आप इसमें पैसा जमा कर सकते हैं और कभी भी आप इसमें विड्रॉ भी पैसा कर सकते हैं। कुछ फीचर्स की बात कर लेते हैं। करंट अकाउंट का एक और भी फायदा है कि एट ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। ओवरड्राफ्ट ओडी क्या होता है, मान लीजिए आपका बैलेंस है 5,000 और आपने चेक दिया कितने का, 10,000 का। तो 10,000 का चेक लिया लेकिन आपका बैलेंस है सिर्फ 5,000। तो उसके से बैंक क्या करेगा, 5,000 का आपको ओडी दे देगा, ओवरड्राफ्ट। यानी जितना आपका लिमिट है, जितना आपका कैश है, उससे ज्यादा विड्रॉ कर पा रहे हैं, तो उसको बोला जाता है ओवरड्राफ्ट। तो करंट अकाउंट में ये वाली सुविधा मिल जाती है, और सेविंग बैंक में ये वाली सुविधा नहीं दी जाती, ठीक है। और करंट अकाउंट में भी जो है, जैसे मान लीजिए 10,000 का चेक था, तो 5,000 का बैलेंस होने के बावजूद भी 10,000 का चेक पास कर दिया जाएगा। रीजन बिंग, क्या रीजन, रीजन ये है कि ओडी जो है 5,000 का ओडी बैंक के द्वारा दे दिया जाएगा। तो करंट अकाउंट में ये और फायदा भी रहता है। मेन फीचर्स बात कर लेते हैं करंट अकाउंट के क्या क्या है। ज्यादातर अगर आपका कोई बिजनेस है तो आपको करंट अकाउंट ओपन करना चाहिए। नॉन इंटरेस्ट, इस पर आपको कोई भी बैंक इंटरेस्ट चार्ज नहीं मतलब इंटरेस्ट पे नहीं करेगा। जैसे सेविंग बैंक में एटलीस्ट 3 या 4% कुछ तो चलो फायदा हो ही जाता है, लेकिन करंट अकाउंट आपके बिजनेस के पर्पज के लिए, तो आपको इसमें बैंक कुछ भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेगा, इंटरेस्ट पे नहीं करेगा। और इसमें एक मिनिमम बैलेंस का भी क्राइटेरिया रहता है। सेविंग बैंक ज्यादातर आप जानते हैं गवर्नमेंट जो बैंक है, पब्लिक सेक्टर, उसमें जीरो बैलेंस रहेगा। अगर प्राइवेट बैंक है तो प्राइवेट बैंकों में भी, जैसे आप बात कर लीजिए HDFC या कुछ बैंक हो, तो उसमें पैसे 5,000 का रहता है, ये सेविंग बैंक का है, ठीक है। तो प्राइवेट वाले जो, तो सेविंग बैंक में भी मिनिमम बैलेंस रखने को बोलते हैं, अगर आप नहीं रखोगे तो फिर वो आपसे पेनल्टी चार्ज करेंगे। बट अगर हम बात करें करंट अकाउंट की, तो चाहे पब्लिक सेक्टर बैंक हो या प्राइवेट हो, फॉरेन कोई भी बैंक हो, तो हर जगह आपको मिनिमम बैलेंस तो रखना ही पड़ेगा। वही बोला है कि इसे मिनिमम बैलेंस रखना पड़ता है। और पेनल्टी चार्ज होगी, अगर आपने मिनिमम बैलेंस नहीं रखा तो आपसे पेनल्टी चार्ज की जाएगी। और आपको मान लीजिए इन्होंने ओडी ओवरड्राफ्ट जो दिया है या शॉर्ट टर्म का लोन दिया है, तो उस केस में वो इंटरेस्ट रेट आपसे चार्ज करेगा। जैसे ओडी मान लीजिए 5,000 का मैंने एग्जांपल दिया, यहाँ 5,000 का ओडी चार्ज होगा, तो फ्री में नहीं, इसमें बैंक आपसे इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगा। ये एक तरीके का कंटिन्यूइंग नेचर है, जैसे एफडी एक फिक्स मेच्योरिटी, इसका ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, लगातार आपका बिजनेस चलता रहेगा तो आपका अकाउंट भी इस तरह से कंटिन्यू रहेगा। और इट डज नॉट प्रमोट सेविंग हैबिट्स विच विद इट्स, जैसे सेविंग बैंक का बोलते हैं ना कि सेविंग हैबिट्स है, पर इसमें ऐसा नहीं, आप कितने भी ट्रांजेक्शन इसमें कर सकते हैं। बैंकों को प्रॉपर आपका केवाईसी चेक करना पड़ेगा जब भी आपका वो करंट अकाउंट ओपन करता है। तो मेन जो ऑब्जेक्टिव है, मेन जो पर्पस है जिस वजह से करंट अकाउंट ओपन किया जाता है, उसका पर्पस है कि जो बिजनेसमैन है वो अपने बिजनेस की जो ट्रांजेक्शन है उसको स्मूथली अच्छे से कर पाए, तो उसी पर्पस के लिए करंट अकाउंट को ओपन किया जाता है। और इसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, कितने आपको नंबर की ट्रांजेक्शन करनी है, कितना अमाउंट डिपॉजिट करना है, उसके ऊपर किसी भी टाइप का कोई भी रिस्ट्रिक्शन इसमें नहीं है। और कितना आप विड्रॉल कर रहे हो, कितने बार आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो, उसको लेके भी कोई भी इसमें रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। बैंक डज नॉट पे एनी इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट, ये तो हम पॉइंट ऑलरेडी देख चुके हैं ऊपर कि बैंक करंट अकाउंट पे कोई भी इंटरेस्ट रेट कस्टमर को पे नहीं करता है। ठीक है, चलिए ये सब हो गया। तो ये मेन मेन करंट अकाउंट के फीचर्स देखे, तो काफी सारे फीचर्स तो आपको बैंकों में मालूम होंगे अगर आप काउंटर पे रहते हैं जहाँ पे अकाउंट ओपनिंग रहता है। तो उसमें क्या क्या रहता है कि ये, इस पे आपको इंटरेस्ट रेट नहीं, ये जो पहला पॉइंट और जो लास्ट पॉइंट ऑलमोस्ट सेम ही है कि नॉन इंटरेस्ट बेरिंग अकाउंट है और इंटरेस्ट नहीं पे करता, तो एक ही बात है। ठीक है, बैंक इस पे इंटरेस्ट रेट पे नहीं करता, बल्कि बैंक आपको बोलता है कि मिनिमम बैलेंस आपको इस पे रखना पड़ेगा। अगर आप मिनिमम बैलेंस नहीं रखते, डिपेंड करेगा, कुछ बैंक बोलेंगे 5,000 का मिनिमम बैलेंस रखिए, कुछ बोलेंगे 10,000, तो जैसा भी अकाउंट ओपनिंग के टाइम पे आपको काउंटर में इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है बैंक के हिसाब से। फिर अगर आप नहीं रखते तो फिर आपको पेनल्टी उसमें चार्ज किया जाता है। इसमें ओडीबी की सुविधा भी आपको मिल जाती है या शॉर्ट टर्म का लोन भी आपको मिल जाता है, लेकिन उस पर बैंक अपना इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगा। जब भी करंट अकाउंट अकाउंट बैंक कस्टमर का ओपन करेगा तो प्रॉपर उसका केवाईसी वो सब चीजें बैंक चेक करके ही आपका अकाउंट ओपन करके आपको देगा। फायदे क्या है इसके, जो करंट अकाउंट डिपॉजिट कोई कस्टमर ओपन करता है तो फायदे क्या है। तो जो मेन पर्पस यही है कि कोई बिजनेस कर रहा है या ट्रेडिंग कर रहा है, कोई मतलब कोई भी बिजनेस वाली एक्टिविटी है, तो उसी पर्पस के लिए ये जो अकाउंट है ओपन किए जाते हैं। तो जो बिजनेसमैन है, जैसे मान लीजिए कोई प्रोप्राइटरशिप है, कोई पार्टनरशिप फॉर्म है, कोई पब्लिक या प्राइवेट कंपनी है, ट्रस्ट है, कोई एसोसिएशन है, तो जहाँ पे डेली की जो ट्रांजेक्शन है बहुत ज्यादा होती है, जैसे रिसिप्ट या पेमेंट बहुत ज्यादा होती है, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन काफी ज्यादा होती है, तो उस पर्पज के लिए करंट अकाउंट एक बेस्ट ऑप्शन रहता है। और जो भी हमारा बिजनेसमैन है तो आसानी से अपने जो बिजनेस की ट्रांजेक्शन है उसको प्रॉपरली और स्मूथली उस काम को कर पाता है इस करंट अकाउंट की हेल्प से। और जो भी बिजनेसमैन है वो अपना पैसा जो है करंट अकाउंट से बिना किसी लिमिट से आसानी से विड्रॉ कर सकते हैं। जैसे बाकी सेविंग बैंक में रहता है ना, डेली का आप इतना लिमिट है, ऐसा है, तो पर से करंट अकाउंट में इस तरीके का कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है।
बोल रहे हैं कि होम ब्रांच किसको बोलते हैं, तो जहाँ पे आपका अकाउंट मेंटेन्ड है, जहाँ पे आपका सिर्फ मेंटेन्ड है, उसको बोला जाता है होम ब्रांच। ठीक है। और कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि होम ब्रांच में ही हो, लेकिन जो दूसरी जो अदर ब्रांच है, मतलब नॉन होम ब्रांच, वहाँ पे भी जो है करंट अकाउंट का डिपॉजिट बैंक एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन उसके लिए कुछ नॉमिनल चार्ज उसको पे करना होता है। मतलब जब होम ब्रांच में आप डिपॉजिट कर रहे हैं तो कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर आप नॉन होम ब्रांच पे पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं तो आपसे कुछ चार्ज उसमें लिया जाएगा, जो कि बहुत ही नॉमिनल सा रहता है। होम ब्रांच का डेफिनेशन दिया, होम ब्रांच मतलब जहाँ पे आपने अकाउंट ओपन किया, जहाँ पे आप देखते हैं ना कि कौन सा कोड है आपके पास। अगर पासबुक होती है तो पासबुक में आप चेक करते हैं कि आपका ब्रांच कोड कौन सा, आपका सिर्फ कहाँ पे है, तो वही होम ब्रांच हो गया। तो कहीं और आप गए किसी काम से, वहां भी चाहे तो अपने उस अकाउंट नंबर को रख के वो उधर के आसपास की कोई ब्रांच आके वहाँ पे कुछ जो है वहाँ पे भी आप डिपॉजिट कर सकते हैं, यानी नॉन नॉन होम ब्रांच में भी आप पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं, लेकिन नॉमिनल चार्ज इसमें आपको थोड़ा जो है चार्ज पे करना पड़ेगा। कोई भी बिजनेसमैन है डायरेक्टली जो है पेमेंट अपने क्रेडिटर्स को कर सकते हैं, जैसे उनके जो क्लाइंट्स है जिनसे उनको कोई भी पेमेंट रिसीव हो, जिनको उनको पे करना है, जिससे उन्होंने कोई रॉ मटेरियल कुछ भी खरीदा है, तो आसानी से वो पेमेंट कर सकते हैं। और जो बैंक है, बैंकों के लिए भी है कि वो अपने क्लाइंट अपने कस्टमर के बिहाफ पे पेमेंट को कलेक्ट कर सकते हैं और फिर बाद में उसको कस्टमर के करंट अकाउंट में जो है क्रेडिट भी कर सकते हैं। और इसमें जो है ओवरड्राफ्ट यानी कि शॉर्ट टर्म का जो लोन है वो भी बैंक अलाउ करता है। और तो इसमें जो है इंटरनेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग की सुविधा भी अपने कस्टमर को दी जाती है, ताकि वो आसानी से घर पे बैठे बैठे जो है बैंकिंग की जो सर्विसेज है वो अवेल कर पाए। इसके अलावा और भी इसमें फायदे होते हैं, जैसे कि डिपॉजिट एंड विड्रॉ एट एनी लोकेशन, कहीं से भी आप पैसा विड्रॉ या डिपॉजिट कर सकते हैं। मल्टी लोकेशन फंड ट्रांसफर, कहीं पे भी आप पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, ऑनलाइन मोड के थ्रू आप पैसा भेज सकते हैं। और आप अपनी जो है स्टेटमेंट, जैसे मंथली या क्वार्टरली या ईयरली बेसिस पे जो अपनी स्टेटमेंट है उसको डाउनलोड कर सकते हैं मेल के थ्रू, या ऐसे करके आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। सपोर्ट फ्रॉम कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव, तो कस्टमर केयर पे कुछ आपको डाउट है तो वो भी आपकी इसमें मदद करते हैं। तो ये सारे फायदे हैं करंट अकाउंट ओपन करने के। फिर एक और बोला एडवांटेजेस, तो ये क्या है कि बैंकों के लिए भी क्या फायदा है, मतलब कस्टमर के फायदे की तो बात हमने यहाँ पे कर ली थी इस पेज में। अब हम बात करेंगे कस्टमर को क्या फायदा, वो तो हमने इस पैराग्राफ में देखा। बैंकों को क्या फायदा है करंट अकाउंट, उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि करंट अकाउंट में बैंकों को कुछ भी इंटरेस्ट नहीं पे करना पड़ता, तो यानी कि फ्री का डिपॉजिट एक तरह से बैंकों को मिल जाता है। तो करंट अकाउंट बैंकों के डिपॉजिट की तरह से देखें तो बहुत ज्यादा फायदा है। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ भी, ये एक तरीके का नो कॉस्ट डिपॉजिट है, मतलब डिपॉजिट मिल गया और बस उसकी कोई कीमत नहीं है, यानी कुछ भी हमें इंटरेस्ट नहीं पे करना पड़ रहा। तो जो कासा है, करंट अकाउंट और जो सेविंग अकाउंट है, वो बैंकों के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन माना जाता है। बैंकों की परफॉर्मेंस के लिए ये जो डिपॉजिट है बहुत ज़्यादा बड़ा अच्छा खासा रोल प्ले करते हैं। जो इंटरेस्ट है किस पे, कासा यानी करंट और सेविंग अकाउंट पे जो है इंटरेस्ट बहुत कम है। अगर हम बात करें करंट अकाउंट की, वहाँ पे तो कुछ हमें पे ही नहीं करना पड़ता, नील इंटरेस्ट है। और अगर हम बात करें सेविंग बैंक की, तो वहाँ पे इंटरेस्ट भी बहुत ही ज़्यादा कम रहता है। तो इससे जो है ओवरऑल जो कॉस्ट ऑफ फंड है वो बैंकों की बहुत कम आ जाती है, और इससे क्या है कि जो लोन या जो भी वो दे रहा है तो वो सस्ते रेट पे लोन दे पाता है, और अच्छा खासा अपना मार्जिन भी बैंक अपना बना पाता है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन, नेट इंटरेस्ट मार्जिन का मतलब हमने देखा था ना कि लायबिलिटीज में जो इंटरेस्ट बैंक पे कर रहा है और असेट्स में जो इंटरेस्ट वो अर्न कर रहा है, इंटरेस्ट अर्न कर रहा है, तो उसका जो डिफरेंस है उसका डिफरेंस को बोला जाता है नेट इंटरेस्ट मार्जिन। और इससे बैंकों की मार्जिन भी बढ़ता है और प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ती है। तो इसीलिए जो बैंक है वो कोशिश करता है कि ज्यादा से ज्यादा परसेंटेज के कासा डिपॉजिट अवेलेबल हो, क्योंकि ये सस्ते डिपॉजिट है बहुत ज्यादा। करंट में तो कुछ भी नहीं पे करना, और सेविंग में बहुत ही कम 3-4 ऐसा सस्ता सा इंटरेस्ट पे करना है, और उसी पैसे को फिर हम 8-9% लोन पे दे सकते हो, तो बहुत अच्छा खासा मार्जिन में बन जाता है। और अगर हम अभी के टाइम की बात करें, अभी मार्केट में प्राइवेट बैंक है, पब्लिक बैंक है, फॉरेन बैंक है, तो कई सारे बैंक है, तो इसलिए जो मार्केट शेयर है वो बहुत ही आसानी से जो है, मतलब कंपटीशन बहुत ज्यादा है बैंकों के बीच में, तो एक अच्छा खासा जो कासा है बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर आपका कासा डिपॉजिट 35% या और या मोर है, इससे ज्यादा 35% तो उसको एक अच्छा खासा ऑप्शन माना जाएगा। तो यहाँ पे हमने दो पेज में क्या बात की, पहले पेज में तो हमने कस्टमर के बारे में बात की कि कस्टमर को क्या फायदा है, और दूसरे पेज में हमने बैंकों की बात की, उसको बैंकों को क्या फायदा है। कस्टमर के फायदे में क्या क्या था कि वो आसानी से कितने भी बार विड्रॉ या डिपॉजिट कर सकता है, किसी भी टाइप का लिमिट उसमें नहीं है, किसी भी लोकेशन पे वो पैसे को जमा कर सकता है, विड्रॉ कर सकता है। और जो भी ट्रेडिंग या बिजनेस है स्मूथली अपने काम को कर सकता है इस अकाउंट की हेल्प से। और बैंक उसको ओवरड्राफ्ट वाली फैसिलिटी या शॉर्ट टर्म का अगर उसको लोन चाहिए तो वो वाली फैसिलिटी भी अवेलेबल कराता है। इसके अलावा और क्या फायदे हैं कि वो अपने पैसे को कहीं पे भी विड्रॉ या डिपॉजिट कर सकता है। मल्टी लोकेशन ट्रांसफर, अपना पैसा कहीं भी वो ट्रांसफर कर सकता है। इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर कर सकता है, अगर उसको स्टेटमेंट चाहिए मंथली, क्वार्टरली या ईयरली, जिस हिसाब से उसको स्टेटमेंट चाहिए तो वो उसको अवेलेबल कराया जाता है। कई सारे फॉर्मेट है, जैसे एक्सेल के फॉर्मेट में, या टीएक्सटी या पीडीएफ के फॉर्मेट में, जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आपको स्टेटमेंट मिल जाती है, और कस्टमर केयर की सर्विसेज तो रहती ही है।
बैंकों की बात करें तो बैंकों के लिए सबसे अच्छा फायदा है कि ये एक तरीके का फ्री डिपॉजिट है, मतलब कुछ भी इसका इंटरेस्ट रेट नहीं पे करना। इसलिए बैंक कोशिश करता है कि कासा डिपॉजिट बढ़े, इससे बैंकों का जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि फ्री का एक तरह से डिपॉजिट मिल रहा है उसको, अगर आपने लोन के तौर पर भी दिया हुआ है तो जो मार्जिन है वो अच्छा खासा बच जाता है। अगर आप सस्ता भी इंटरेस्ट रेट पे कर रहे हैं और चार्ज कर रहे हैं लोन पे, फिर भी आपका मार्जिन अच्छा खासा इसमें जमा हो जाता है, बच जाता है। डॉक्यूमेंट्स फॉर ओपनिंग, तो अगर आप करंट अकाउंट ओपन करने जा रहे हैं, मान लीजिए आपने कोई बिजनेस शुरू किया, अभी आपको करंट अकाउंट ओपन करना है, तो बैंक आपको एक चेकलिस्ट देता है, ये लेके आओ। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है, तो अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग डॉक्यूमेंट्स बताएं। जैसे मान लीजिए इंडिविजुअल है, चाहे आप सिंगली या ज्वाइंटली आप ओपन कर रहे हैं, तो उस केस में आपका ओबीडी। ओबीडी हमने देखे थे ना 6 टाइप के, कौन से ओबीडी होते हैं, आधार कार्ड और भी वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस। तो वैसा करके जो ओबीडी है वो भी केवाईसी के मास्टर सर्कुलर में बता रखे कौन कौन से ओबीडी, टोटल 6 टाइप के ओबीडी, तो वो आपका ओबीडी मांगा जाएगा, जिसमें आपका आइडेंटिटी और एड्रेस डिटेल रहेगा। जैसे आधार है, आधार में आपका नाम भी रहता है, आपका एड्रेस भी रहता है। तो वो चीज़ें आपको चाहिए होगी अगर आप इंडिविजुअल है। अगर आप सोल प्रोप्राइटरी फॉर्म है, मतलब आप अकेले ही ऑनर है, आपकी कोई कंपनी है, तो उस केस में आपका ओबीडी तो मांगा जाएगा, प्लस इसके अलावा आपको जो इतने सारे डॉक्यूमेंट्स है इसमें से कोई भी और दो डॉक्यूमेंट्स का अरेंजमेंट करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन, आपने जो कंपनी खोली है, अकेले खोली है, उसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, या म्यूनसिपल अथॉरिटी के द्वारा कोई लाइसेंस इशू किया गया, कोई सर्टिफिकेट इशू किया गया, मान लीजिए कोई शॉप ओपन किया या कुछ भी, तो उस केस में आपको म्यूनसिपल अथॉरिटीज के द्वारा एक सर्टिफिकेट या लाइसेंस इशू किया था, वो कॉपी। सेल्स एंड इनकम टैक्स रिटर्न, आप आईटी रिटर्न या इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दे तो वो भी। सीएसटी या वीएटी सर्टिफिकेट। नेक्स्ट आ जाएगा सर्टिफिकेट या रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट इशूड बाय सेल्स टैक्स, तो सर्विस टैक्स या प्रोफेशनल टैक्स अथॉरिटीज के द्वारा जो रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट इशू किया जाता है वो भी इसमें मांगा जाएगा। कंप्लीट इनकम टैक्स रिटर्न, सिर्फ एक्नॉलेजमेंट नहीं चाहिए, प्रॉपर आपने इनकम टैक्स किया है तो आपके नाम पे जो है इनकम टैक्स के द्वारा प्रॉपरली वो एक्नॉलेजमेंट होना चाहिए इनकम टैक्स अथॉरिटीज के द्वारा, तभी उसको एक्सेप्ट किया जाएगा। और कोई भी प्रोफेशनल बॉडी है, तो वो अगर कोई आपको लाइसेंस दे रही है कि आप ये एक्टिविटी कर रहे हैं, तो वो वाला सर्टिफिकेट भी माना जाएगा। या यूटिलिटी बिल्स, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल आप पे कर रहे हैं, वाटर बिल या लैंडलाइन टेलीफोन बिल, तो उसको बोला जाता है यूटिलिटी बिल्स। तो इतने सारे जो हमने डॉक्यूमेंट्स देखे, इसमें से कोई दो डॉक्यूमेंट्स, एक तो आपको मान लीजिए मिस्टर ए है, उसने कोई अपनी कंपनी खोली, तो मिस्टर ए का तो आपको ओबीडी लेना ही है, आधार कार्ड पैन कार्ड। उसके अलावा इतने सारे जो डॉक्यूमेंट्स है, ए ने मान लीजिए एबीसी नाम की कंपनी खोली, तो जो एबीसी कंपनी है उसके लिए जो इतनी सारी चीजें, इसमें से कोई भी दो चीजें उसको अरेंज करनी है, कोई भी दो हो सकती है, जैसे सेल्स या इनकम टैक्स रिटर्न या लाइसेंस इशू किया गया, या जो है यूटिलिटी बिल्स, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर या टेलीफोन बिल्स, तो इसमें से कुछ भी हो सकता है। तीसरा हम बात करते हैं पार्टनरशिप फॉर्म के बारे में। तो पार्टनरशिप फॉर्म अगर आपकी है, पार्टनरशिप फॉर्म मतलब प्रोप्राइटर में क्या है, सिंगल मिस्टर ए की कंपनी। पार्टनरशिप फॉर्म में क्या है, ए और बी दोस्त हैं, इन्होंने कोई कंपनी खोली पार्टनरशिप में। ठीक है, अगर पार्टनरशिप फॉर्म वाले अगर करंट अकाउंट ओपन करने आ रहे हैं, तो उनको किस किस डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी। एक तो जो पार्टनर्स है उनका केवाईसी तो आप लोगे, उसके अलावा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, पार्टनरशिप डीड, और ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट्स, जो भी पर्सन बिहाफ मतलब ट्रांजेक्शन करेगा उस पर्सन का जो है ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट्स, और जो एंटिटी है उसका पैन कार्ड, और जितने भी पार्टनर्स हैं उनका ओपीडी। ठीक है, ये चीज़ आपको पार्टनरशिप फॉर्म के लिए चाहिए होगा। पार्टनरशिप फॉर्म का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, पार्टनरशिप डेट मतलब उसमें बताया जाता है कि कौन कौन पार्टनर्स हैं, कितनी कितनी उनकी पावर्स हैं, कितना कितना परसेंट उनका शेयर है। तो पार्टनरशिप डेट में वो सारी चीज़ें मेंशन रहती है, तो ये सारी चीज़ें आपको देनी पड़ेगी। अगर आप हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के हो, तो जो है हिंदू जो फैमिली जो लेटर है, जॉइंट हिंदू फैमिली लेटर, तो वो लेटर चाहिए होगा। और जो भी ओबीडी है, ओबीडी आपको देना पड़ेगा, जो भी उसके अकाउंट होल्डर है। और पैन कार्ड ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, तो उसका जो पैन कार्ड है, ये 3 डॉक्यूमेंट्स आपको देने पड़ेंगे। अगर लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फॉर्म है, अभी ये जो हमने देखा पॉइंट नंबर 2 में, सॉरी 3 में, पार्टनरशिप फॉर्म, और यहाँ पे बोला लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फॉर्म, तो इनमें डिफरेंस क्या है, यानी जो पार्टनरशिप फॉर्म और जो है लिमिटेड लाइबिलिटी, इसमें डिफरेंस क्या है। तो पार्टनरशिप फर्म में क्या होता है, मान लीजिए इस पार्टनरशिप फर्म का नाम है एबीसी, इसने कहीं बैंक से लोन लिया है, तो नॉर्मल जो पार्टनरशिप फर्म होती है उसमें लोन को मान लीजिए एबीसी कंपनी बहुत लॉस में जा रही है, तो ये जो एबीसी को मान लीजिए ए और बी पार्टनर ने मिलकर खोला है, तो इनके जो अपने पर्सनल असेट्स है, ए के नाम पे एफडी है, बी के नाम पे आरडी कुछ भी है, तो इनके अपने पर्सनल असेट्स के लिए भी लाइबल होते हैं अगर इसकी कंपनी ने कोई लोन लिया है। ठीक है, इनकी एक तो जॉइंटली लाइबिलिटी होती है और ऊपर से अपनी पर्सनल लाइबिलिटी भी इनकी रहती है, मतलब कंपनी के साथ तो लाइबिलिटी है कि अगर एबीसी लॉस में जाएगी तो जो ए और बी है उनकी अपनी पर्सनल लाइबिलिटी भी होगी, मान लीजिए ए के नाम पे कोई घर है या बी के नाम पे कोई प्रॉपर्टी, तो उसको भी बेचा जाएगा एबीसी कंपनी का, इनकी जो पार्टनरशिप फॉर्म है उसका लोन चुकाने के लिए। ठीक है, तो इसके कई सारे नुकसान हो रहे थे, तो उसी पर्पज के लिए जो एक नया ऑप्शन और रखा गया। ये भी एक टाइप की पार्टनरशिप फॉर्म होती है, और एक होता है लिमिटेड लाइबिलिटी। लिमिटेड लाइबिलिटी में क्या होगा कि जो पार्टनर्स है उनकी लाइबिलिटी कितनी रहेगी, जितनी उसकी कंपनी है। एबीसी कंपनी का कुछ लॉस होता है, तो उसके इसमें एबीसी कंपनी के नाम पे कुछ पैसा होगा तो उसको तो दिया जाएगा,
लोन की रिपेमेंट के लिए, लेकिन ए और बी के अपने एफडी आरडी उनकी प्रॉपर्टी उसको नहीं बेचा जाएगा। इसलिए इसका नाम होता है लिमिटेड लायबिलिटी। मतलब जो लायबिलिटी है पार्टनर्स की वो लिमिटेड है। किस हद तक लिमिट है? जिस हद तक उनके शेयर है, उनकी जो पर्सनल लायबिलिटी वो नहीं बनेगी। लेकिन जो आपने पॉइंट नंबर 2 में जो पार्टनरशिप फॉर्म पढ़ा, इसमें क्या है, उनके जो पर्सनल असेट्स हैं, उनके जो पार्टनर्स हैं, उनकी पर्सनल असेट्स भी बिक जाते हैं कंपनी के लोन को रिपे करने के लिए। पर लिमिटेड वाली है तो उसमें उनके पर्सनल असेट्स को नहीं बेचा जाएगा। ठीक है। अगर लिमिटेड वाली पार्टनरशिप फॉर्म है तो जो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ठीक है, ये सेटअप हुई है तो उसका सर्टिफिकेट मिला होगा। रेजोल्यूशन कॉपी, जो पार्टनर्स उनकी कोई कॉपी ऑफ रेजोल्यूशन, वो जो फर्म है उसका पैन कार्ड, और जो भी उसके पार्टनर्स है उसका ओबीडी। अगर मान लीजिए लिमिटेड कंपनीज है, उस केस में क्या रहेगा, क्या क्या चाहिए होगा? सो लिमिटेड कंपनी की भी लिस्ट है कि कंपनी के द्वारा जो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन या सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस दिया गया होगा, वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स होता है और इसका सप्लीमेंट्री डॉक्यूमेंट होता है। ये बताता है कि क्या पर्पस है, क्यों कंपनी को सेटअप किया गया है। और ये जो एसोसिएशन है, आर्टिकल ऑफ, इसमें बताया जाता है कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उनकी क्या क्या पावर्स रहेगी। एक रेजोल्यूशन जो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा अप्रूव होना चाहिए, या पावर ऑफ अटॉर्नी जो कि उसके मैनेजर या एम्प्लॉय को दी जानी चाहिए, जो कि कंपनी के बिहाफ पे काम करेगी। ओबीडी, तो जो भी उसके मैनेजर्स हैं, ये जो ऑफिशियल्स हैं, उनका ओबीडी भी मांगा जाएगा, और जो एंटिटी है उसका पैन कार्ड भी आपको मांगा जाएगा। नेक्स्ट आता है कॉर्पोरेटिव सोसाइटी। तो कॉर्पोरेटिव सोसाइटी को अगर करंट अकाउंट ओपन करना है तो उनसे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे? तो उनका जो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है वो मांगा जाएगा, और जो भी सोसाइटी के जो बाई लॉज है उसको लेकर सर्टिफाइड कॉपी मांगी जाएगी। जो भी उसके मेंबर्स है, जो भी उसकी मैनेजिंग कमेटी के मेंबर्स है, तो उनकी लिस्ट मांगी जाएगी। और रेजोल्यूशंस, मतलब जो है, जो बैंक अपॉइंटिंग द बैंक एज ए बैंकर्स एंड, तो भी जो भी मैनेजिंग कमेटी का जो रेजोल्यूशन है वो कॉपी भी मांगी जाएगी। नेक्स्ट आता है आपका चैरिटेबल या पब्लिक ट्रस्ट। तो पब्लिक ट्रस्ट है, तो ट्रस्ट के को अगर करंट अकाउंट ओपन करना है तो उससे क्या क्या मांगा जाएगा? सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, तो रजिस्ट्रेशन हुआ उसका सर्टिफिकेट, ट्रस्ट डीड, और जो भी उसके ट्रस्टी होंगे जिसको पावर ऑफ अटॉर्नी दी जाएगी, जो कि उस ट्रस्ट के बिहाफ पे काम करेंगे, तो उन ट्रस्टीज का ओबीडी मांगा जाएगा। तो 3 डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आपका मेन हो गया। लास्ट आता है ट्रांसजेंडर पर्सन। तो जो बैंक है, बैंकों को आरबीआई ने साफ साफ एडवाइस किया, कब, 15 अप्रैल 2014 में सुप्रीम कोर्ट का एक केस था वहाँ पे, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी के द्वारा, उसमें था यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एंड अदर्स। तो उसमें क्या था कि जितने भी ट्रांसजेंडर पर्सन है तो उसको थर्ड जेंडर माना जाएगा। ठीक है, तो आरबीआई ने भी ये बताया बैंकों को कि बैंकों को जो है अपना, जैसे फॉर्म्स रहता है या एप्लीकेशन फॉर्म रहता है, तो उसमें बैंकों को आरबीआई ने बोला कि तुम्हें जो है ऑप्शंस रखने हैं, और थर्ड जेंडर का भी ऑप्शन वहाँ पे रखना है। जैसे मेल फीमेल ऐसा रहता है, और साथ में कोई भी एप्लीकेशन है तो आपको वहाँ पे आपको थर्ड जेंडर वाला ऑप्शन भी रखना है। जितने भी ट्रांसजेंडर है उसको थर्ड जेंडर में कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, ये सब इसमें आपका कंप्लीट हो गया। तो इतने सारे का तो, जैसे इन सब का तो करंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। उसके अलावा हम ये जो एंटिटीज है, बिजनेस एंटिटी, उनका भी करंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, प्रॉपर जो है फॉर्मेलिटीज कंप्लीट होने के बाद। शेड्यूल्ड बैंक जो है वो भी अपना करंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। जो कॉर्पोरेटिव बैंक है वो भी अपना करंट अकाउंट, ऐसे डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक, मॉर्गेज बैंक जो होते हैं, लैंड मॉर्गेज बैंक, रीजनल रूरल बैंक जिसको कोई बैंक जो है स्पॉन्सर करता है, या अर्बन कॉर्पोरेटिव बैंक, या कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, या कोई कॉर्पोरेशन, या कोई कमेटी, बोर्ड, पंचायत, तो इनके भी जो है करंट अकाउंट ओपन किए जा सकते हैं। इसके साथ आपका एक करंट अकाउंट वाला जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया। तो एग्जाम में क्या क्वेश्चन बन सकता है इसमें? क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर बन सकता है कि अगर मान लीजिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स किस किस के लिए चाहिए होंगे, तो उसके ऊपर आपका क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, इस तरीके का आ सकता है। जैसे मान लीजिए पार्टनरशिप फर्म को अगर अकाउंट ओपन करना है लिमिटेड लायबिलिटी, तो उसको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे? तो पैन कार्ड ऑलमोस्ट हर जगह, जो भी आपकी फर्म या कंपनी, हर जगह पैन कार्ड तो मांग ही रहे हैं। और जो उसका, जो उसके जो उसको काम करेंगे, मतलब उसके जो भी पार्टनर्स रहेंगे उनका ओबीडी। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप की बात करें, सॉरी लिमिटेड कंपनी की बात करें, तो जो एंटिटी है उसका ओबीडी। फिर कौन जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है, जिन्होंने पावर ऑफ अटॉर्नी किसी को बनाया है, कोई एम्प्लॉय जो उसके बिहाफ पे साइन ये सब करेगा, तो उसका भी जो है ओबीडी, ये सब चीजें इसमें मांगी जाएगी। नेक्स्ट आता है आपका ओपनिंग ऑफ करंट अकाउंट। तो जो बैंक है, जब भी वो करंट अकाउंट किसी कस्टमर का ओपन कर रहा है तो उसको प्रॉपर, सो सारे रूल्स, टर्म, कंडीशन, वो सारी चीजें बताई जाएगी। और कितना मिनिमम बैलेंस आपको मेंटेन रखना है, तो वो सब चीज़ें की इन्फॉर्मेशन भी दी जाएगी कस्टमर को। और इसके अलावा जो है बैंकों को कितना मिनिमम बैलेंस रखना है वो डिपेंड करता है बैंक टू बैंक। कुछ प्राइवेट बैंक में ज़्यादा होगा, फॉरेन बैंक में कुछ ज़्यादा होगा, या पब्लिक सेक्टर बैंक में कम होगा, तो ऐसे भी हो सकता है। तो जो मिनिमम डिपॉजिट है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए। और द फॉलोइंग पॉइंट्स टू बी कीप इन माइंड। तो जब भी करंट अकाउंट ओपन कर रहा है तो कुछ चीज़ों को बैंकों को जो है अपने दिमाग में रखना चाहिए। क्या क्या है? चेक में भी एक्सेप्टेड अलॉन्ग विद कैश। तो जब भी आप डिपॉजिट ले रहे हैं तो चेक या कैश कुछ भी आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। और मान लीजिए चेक ड्रॉन हुआ है हमारे कस्टमर के अकाउंट पे, तो उसको आप इनिशियल डिपॉजिट की तरह भी ले सकते हैं। जब भी आप अकाउंट ओपनिंग कर रहे हो और डिमांड ड्राफ्ट के
थ्रू अगर आप पेमेंट ले रहे हो तो आपको देखना पड़ेगा कि जेन्यून है, कहाँ से किसी मनी लॉन्ड्रिंग या गलत पर्पज के लिए अकाउंट को इस्तेमाल तो नहीं हो रहा। तो इस चीज़ को एक बार आप चेक कर लेंगे। और जब भी कस्टमर का करंट अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि कस्टमर कोई क्रेडिट फैसिलिटी मतलब कहीं और उसका करंट अकाउंट तो नहीं है, कहीं और उसका ओडी या इस तरीके का अकाउंट तो नहीं जहाँ पे वो अपनी ट्रांजेक्शन करेगा, या कहीं और से उसने लोन तो नहीं लिया। तो इस चीज़ का भी एक बार आप इंक्वायरी कर लेंगे। यहाँ पे बोला कि आरबीआई ने अपना नोटिफिकेशन जारी किया था 21-22 में, और उसके हिसाब से उसने बोला था, मतलब दो कैटेगरी के बारे में बात की थी कि जो भी करंट अकाउंट होंगे और उन्होंने मान लीजिए कैश क्रेडिट या ओवरड्राफ्ट की सुविधा ले रखी है, तो दो तरीके के हमारे बोरोवर्स होंगे, 1 2। तो पहली कैटेगरी में वो हो जाएंगे जिनका एक्सपोजर जो है बैंकिंग में लेस देन 5 करोड़, मतलब 5 करोड़ से कम तक का जो है एक्सपोजर है, मतलब उतना तक का पैसा उनका है बैंकों में। तो उस केस में कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि सीसीओडी फैसिलिटी उनको लेनी है। लेकिन अगर हम बात करें 5 करोड़ या उससे ज्यादा तक के जो एक्सपोजर वाले जो कस्टमर हो गए, तो उस केस में जिस बैंक से उन्होंने सीसीओडी फैसिलिटी ली है उसी बैंक से वो करंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो अगर 5 करोड़ से कम है तो कहीं पे भी ओपन कर सकते हैं। लेकिन अगर 5 करोड़ या उससे ज्यादा का एक्सपोजर है बैंकिंग सिस्टम में, इतने ज्यादा का लोन लिया है, इतने ज्यादा का डिपॉजिट है, तो इतने ज्यादा का अगर 5 करोड़ या उससे ज्यादा का अगर एक्सपोजर है, तो उस केस में जो है उनको करंट अकाउंट क्या है, उसी वाले बैंक के साथ ओपन करना पड़ेगा जिस बैंक में इनका सीसीओडी फैसिलिटी। अगर 5 करोड़ से कम है तो ऐसा कोई इशू नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि उसी जगह पे करंट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा जहाँ पे सीसीओडी है। लेकिन अगर 5 करोड़ या उससे ज्यादा का एक्सपोजर है तो जहां पे आपने सीसीओडी लिया है उसी वाले बैंक पे आपको करंट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है आपका ऑपरेशनल इंस्ट्रक्शन इन करंट अकाउंट। तो करंट अकाउंट में किस तरह से मतलब ऑपरेशनल इंस्ट्रक्शन मतलब कैसे कैसे काम करेगा। तो इंडिविजुअल का भी जो है करंट अकाउंट ओपन हो जाता है। इंडिविजुअल मतलब सिंगल पर्सन है, उसी के सिग्नेचर से जो है ये अकाउंट ओपनिंग की जाएगी। और जॉइंट अकाउंट, तो जो जॉइंट नेम है दो लोगों का मिलके, ऐसे 3 लोगों का, इस तरह से भी जो है करंट अकाउंट ओपन किया जाएगा। तो उसमें कौन कौन सी सुविधाएं मिलेंगी, ईदर और सर्वाइवर, एनी वन ऑफ सर्वाइवर, फॉर्मर और सर्वाइवर, एनी 2 और 3 जॉइंटली और सर्वाइवर। ठीक है, या लास्ट सर्वाइवर। तो कई सारे इसमें ऑप्शंस मिल जाते हैं। अभी ईदर सर्वाइवर, एनी वन सर्वाइवर, ये सब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। कौन सा चैप्टर हमने देखा था इससे पहले, जो हमारा एक चैप्टर था आपका मॉड्यूल ए का यूनिट 4, तो उसमें हमने कई तरह का ये देखा था। मैंने कहा था इस तरीके का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो मॉड्यूल ए के यूनिट 4 में हमने बहुत डिटेल में इसको डिस्कस किया है। इधर और सर्वाइवर में क्या है, कोई भी पर्सन जो है, चाहे ए और बी है, कोई भी है, दोनों के साथ इसमें चलेंगे। एनी वन और सर्वाइवर कब होगा, जब दो या दो से ज्यादा हो। इधर और सर्वाइवर दो लोगों में होगा, इसमें दो या दो से ज्यादा होगा। फॉर्मर और सर्वाइवर में जो पहले वाला होगा उसी का पूरा हक होगा। जब तक ये जीवित है तब तक बी का इस अकाउंट पे कोई हक नहीं है। जहां भी साइन होंगे सब फॉर्मर यानी जो पहले वाला है उसी का होगा। जब इसकी डेथ हो जाएगी तब इसके ऊपर जो है, इसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी कि वो अकाउंट को कंटिन्यू करना चाहता है कैसा। और इसके अलावा जॉइंटली और सर्वाइवर और भी कई सारे ऑपरेशन मोड इसमें अलाउ होते हैं। ऐसे एक और होता है सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म। तो सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म में क्या है कि अकेला पर्सन, उसकी कंपनी है तो उसके नाम पे अकाउंट ओपन किया जाता है। तो जो भी पर्सन है, मान लीजिए मिस्टर ए की कंपनी है, तो ए उसको ऑपरेट कर सकता है क्योंकि वो अकेला ही प्रोप्राइटर है उस कंपनी का। और जो भी वो चेक वो इशू करेगा तो इस तरह से होगा, फॉर एंड ऑन बिहाफ ऑफ फर्म्स नेम सिग्नेचर। तो फॉर एंड बिहाफ ऑफ फर्म्स नेम मतलब वो कंपनी कौन है, उस कंपनी की सील रहेगी। और नीचे जो है वो जो अकेला, मान लीजिए मिस्टर ए की कंपनी, तो ए के यहाँ पे साइन इसमें रहेंगे। तो इस तरह से ये काम करेगा। पार्टनरशिप फॉर्म, तो पार्टनरशिप फॉर्म में किस तरह से होगा, मान लीजिए कोई भी जो पार्टनर है, ये चाहे वो सिंगली या जॉइंटली जो है, उसको परमिशन मिली हुई है कि वो फॉर्म के बिहाफ पे, ये भी मैंडेट आपको अकाउंट ओपनिंग के टाइम पे, जब आपका पार्टनरशिप फॉर्म होगा तो उसमें मैंडेट में बता देगा कि मान लीजिए दो पार्टनर है ए और बी, तो ये भी बोल सकता है कि सिर्फ ए के सिग्नेचर से काम चलेगा। ये बोल सकता है कि ए और बी का जॉइंटली सिग्नेचर चाहिए होगा। तो जो चेक इनके द्वारा इशू किया जाएगा तो उसमें क्या होगा, उसमें स्टैम्प और इस तरह से होना चाहिए कि फॉर एंड बिहाफ ऑफ जो भी फॉर्म का नाम है, मान लीजिए एबीसी कंपनी, तो मान लीजिए एबीसी, तो एबीसी फॉर्म है तो एबीसी की सील रहेगी। और जो भी उसके पार्टनर्स है, अगर वो जॉइंटली है तो दोनों के साइन यहाँ पे आपको ए और बी को अपने साइन करने पड़ेंगे। इस तरह से ये जो है चेक इंस्ट्रक्शन इस तरह से काम करेगी। लिमिटेड कंपनी की बात करें तो लिमिटेड कंपनी में क्या होगा, वैसे ही है। इसमें जो भी कंपनी है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा जो रिजर्वेशन कॉपी है, उसी के बाद ऑपरेशन इंस्ट्रक्शन को अकाउंट में कैसे ऑपरेशन इंस्ट्रक्शंस होगी, तो उसके लिए प्रॉपर बोर्ड रेजोल्यूशन कॉपी होनी चाहिए। तो जब भी आप अकाउंट ओपनिंग करने आओगे तो वहां पे कस्टमर आएगा, तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा एक रेजोल्यूशन कॉपी होगी, उसमें बताया जाएगा कि इसमें इंस्ट्रक्शंस क्या है, क्या डायरेक्टर को किसी एक को परमिशन है कि वो उस बिहाफ पे जो है पूरी कंपनी के बिहाफ पे सिग्नेचर कर सकता है चेक लिख में। वो सब चीजें उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा जो रेजोल्यूशन गिवन होगा उसमें वो ऑपरेशन इंस्ट्रक्शन की सारी मैंडेट गिवन होगी। तो जो चेक इशू किया जाएगा तो उसमें क्या होगा, फॉर एंड बिहाफ ऑफ जो भी कंपनी है एबीसी लिमिटेड, तो वो होगा। और नीचे जो भी उसके डायरेक्टर्स है या जो भी ऑथराइज सिग्नेटरी है जिसको परमिशन मिला है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के रेजोल्यूशन के द्वारा कि तुम साइन कर सकते हो, तो उसका सिग्नेचर यहाँ पे रहेगा। तो इस तरह से जो है चेकलिस्ट दी जाएगी। तो हर जगह आपने देखा कि सबकी तो सील तो लगेगी, सील के बाद जो नीचे है वहां पे उसको साइन करना है जो भी ऑथराइज पर्सन है। और कौन होगा ऑथराइज, वो हमारे पास सिग्नेचर हमारे सिस्टम में सेफ रहता है। कैसे सेफ रहता है, जब हम अकाउंट ओपनिंग करते हैं उसी टाइम पे हम कस्टमर से मैंडेट ले लेते हैं कि कैसे आपका ऑपरेशन एक्टिविटी, किस हिसाब से जो साइन आपका काम करेगा।
अब आता है मॉनिटरिंग ऑफ न्यूली ओपन अकाउंट। तो केवाईसी तो आपको लेनी पड़ेगी, जो नए नए कस्टमर्स है अकाउंट ओपनिंग कर रहे हैं, प्रॉपर आपको उसकी केवाईसी लेनी पड़ेगी, उसका मॉनिटरिंग करना पड़ेगा। कितनी ट्रांजेक्शन हो रही है अकाउंट में, कितना टर्नओवर हो रहा है, तो उसको आपको थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा शुरुआत में। और मान लीजिए कोई थर्ड पर्सन है, तो एक पर्सन तो कस्टमर हो गया, दूसरा बैंक हो गया, तो बैंक और कस्टमर के अलावा कोई तीसरा कोई पर्सन है जो कि उसका न्यूली अकाउंट में, मतलब उसका कोई क्लाइंट है, कहीं और से हमारे कस्टमर को पेमेंट आ रही है, तो एक बार जेन्युइनिटी चेक करनी है ट्रांजेक्शन की, बैंक को एक बार कंफर्म कर लेना है कि कोई मनी लॉन्ड्रिंग या गलत पर्पज के लिए उसमें क्रेडिट तो नहीं आ रहा। तो जब थर्ड पार्टी का पेमेंट आपके कस्टमर के करंट अकाउंट में आ रहा है, तो बैंकों को थोड़ा सा वेरीफाई कर लेना अपने एंड में। और बोला है कि कुछ एक्सेप्शनल केसेस को छोड़ के ज्यादातर केसेस में, जैसे चेक्स है, डिविडेंड है, इंटरेस्ट है, या फिर कुछ भी अगर अकाउंट पे जो अगर चेक्स है, तो इन सब का जो पेमेंट है वो पे जो है उसके अकाउंट में ही होगी, कैश है इस तरह से आप पेमेंट नहीं दे सकते। और बैंक क्या करता है, आपने देखा होगा कि लेटर ऑफ थैंक्स कस्टमर को भेजता है। लेटर ऑफ थैंक्स भेजने का पर्पस वही है कि आपने अकाउंट ओपनिंग किया, तो एक तरह से वो आपका एड्रेस का कंफर्मेशन कराता है, ठीक है। तो वैसे इसमें भी आपको करना होगा। जो बैंक मैनेजर है, जो भी या डिपॉजिट सेक्शन को देख रहा है बैंक का, ब्रांच का, तो उसको कम से कम 6 महीने तक तो मॉनिटरिंग करनी चाहिए। मतलब कोई किसी टाइप का फ्रॉड एक्टिविटी या कुछ सस्पिशियस एक्टिविटी तो नहीं हो रही कस्टमर के अकाउंट में, तो इसके लिए उसको 6 महीने तक, 6 मंथ तक है, प्रॉपर मॉनिटरिंग करनी चाहिए। और इसमें क्या बोला है, अगर मान लीजिए पता लग जाता है कि जो अकाउंट है उसको किसी फ्रॉड पर्पस के लिए, किसी मनी लॉन्ड्रिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल किया गया, और ये काम 6 महीनों के अंदर हुआ, तो इस केस में जो बैंकों का ऑफिशियल है उसको रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा कि उसने अच्छे से केवाईसी ये चीजें चेक नहीं की, तो उसकी लाइबिलिटी इसमें आ जाएगी। नेक्स्ट आता है अदर ऑपरेशनल इशू ऑफ करंट अकाउंट। और क्या है कि जो भी करंट अकाउंट होल्डर है, तो हर महीने आप उनको जो है स्टेटमेंट देंगे, उसके लिए आप कोई भी चार्ज उनसे नहीं लोगे। दूसरा बोला है कि आप उनको जो स्टेटमेंट है उसको ईमेल के थ्रू भी दे सकते हो, आप उनको डिस्पैच भी कर सकते हैं पोस्ट ऑर्डर बुक के थ्रू, या फिर आप उनको, अगर कस्टमर ने स्पेशली रिक्वेस्ट की क्योंकि उसको रजिस्टर्ड पोस्ट से ही चाहिए जो है स्टेटमेंट, तो उस केस में आप उनसे चार्ज रिकवर करोगे और रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू ही भेजोगे। कई बार कस्टमर डुप्लीकेट स्टेटमेंट की भी रिक्वेस्ट करता है, तो उस केस में आप डुप्लीकेट स्टेटमेंट भी इशू कर सकते हो, लेकिन उसका एक लेटर कस्टमर का जिसमें मेंशन करेगा कि क्या रीजन है, क्यों उसको डुप्लीकेट स्टेटमेंट चाहिए, तो कस्टमर का रिक्वेस्ट लेटर आपको लेना चाहिए। और जो भी डुप्लीकेट को लेकर जो भी बैंकों का सर्विस चार्ज है, तो वो चार्ज तो बैंक कस्टमर से वसूलेगा ही। चलिए, यहाँ पे आपका हो गया। तो एक करंट अकाउंट के बारे में इतने सारे हमने टाइप के यहाँ पे देखे कि किस हिसाब से ऑपरेशनल इंस्ट्रक्शन है। जो इंडिविजुअल है तो उसमें अकेले का ही साइन चलेगा। जॉइंट अकाउंट होल्डर है तो उसमें ईदर सर्वाइवर, एनी वन, फॉर्मर और सर्वाइवर, एनी टू, एनी थ्री, जॉइंटली और सर्वाइवर, तो इस तरह के जो है ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म है तो उसमें जो चेक अगर वो साइन करेगा तो कंपनी का सील रहेगा, और जो भी सोल प्रोप्राइटर है, मान लीजिए ए के नाम पे कंपनी है तो ए का सिग्नेचर इसमें चलेंगे। पार्टनरशिप फॉर्म में जो ऑथराइज सिग्नेचर है या पार्टनर्स है उनके साइन यहाँ पे चलेंगे, और सील तो आपको सब केस में लगानी पड़ेगी। जो स्टैंप है, स्टैंप तो आपको हर केस में लगाना पड़ेगा। कंपनी है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने रेजोल्यूशन पास करके किसको ऑथराइज सिग्नेटरी बनाया, तो उसका साइन और जो है कंपनी की सील। मॉनिटरिंग ऑफ न्यू, तो जो नए नए अकाउंट ओपन हुए तो प्रॉपर आपको उसको मॉनिटर करना चाहिए। किसी भी टाइप की फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी है वो आपको चेक करना चाहिए, उसकी ट्रांजेक्शन और उसका जो टर्नओवर है वो अच्छे से आपको वेरीफाई करना चाहिए। बहुत ही एक्सेप्शनल केसेस में छोड़ के ज्यादातर केसेस में जो चेक या डीडी या कुछ भी पेमेंट कस्टमर का आ रहा है अकाउंट पे ही, तो जो पेमेंट है वो पे के अकाउंट में ही होनी चाहिए। और जो मैनेजर है या जो बैंक ऑफिशियल्स है जो कि डिपॉजिट सेक्शन को देख रहा है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि 6 महीने तक वो प्रॉपर उस अकाउंट को मॉनिटर करे, चेक करे कोई मनी लॉन्ड्रिंग या कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी तो नहीं हो रही, किसी टाइप का सस्पिशियस ट्रांजेक्शन तो नहीं है। अगर मान लीजिए बाद में पता लगता है कि इस अकाउंट को फ्रॉड एक्टिविटी या मनी लॉन्ड्रिंग या किसी सस्पिशियस पर्पज के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, तो जो स्टाफ है उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी मानी जाएगी। इसके अलावा और क्या था, और ऑपरेशनल फीचर क्या थे कस्टमर के करंट अकाउंट में, तो उसमें हमने ये भी देखा कि हर महीने जो है आपको उसको स्टेटमेंट देनी है कस्टमर को बिना किसी चार्ज के। दूसरा, आप उसको मेल के थ्रू भी दे सकते हैं, या फिर आप उसको पोस्ट ऑर्डर के थ्रू, बुक पोस्ट के थ्रू भी डिस्पैच कर सकते हैं। अगर कस्टमर रिक्वेस्ट किया है कि उसको रजिस्टर्ड पोस्ट से चाहिए, तो आप रजिस्टर्ड पोस्ट से भी भेजेंगे, और उससे आप कस्टमर से जो भी जितना भी चार्ज है पोस्टेज का, वो उससे रिकवर करेंगे। कस्टमर अगर डुप्लीकेट स्टेटमेंट की डिमांड कर रहा है तो आप उसको डुप्लीकेट स्टेटमेंट देंगे, लेकिन उसका रिक्वेस्ट लेटर जिसमें उसने रीजन मेंशन किया होगा कि मुझे क्यों चाहिए डुप्लीकेट, तो वो सब होगा, और उसके लिए जो भी आपका सर्विस चार्ज है वो आप उससे कस्टमर से वसूलेंगे, उससे चार्ज करेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ तक ही आपका हो गया। बहुत डिटेल है चैप्टर में और काफी सारे पॉइंट्स हमने कवर कर लिए। ट्रांसफर ऑफ अकाउंट से ये हम कर लेंगे पार्ट 2 में। और इसको थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।